हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ सेट नंबर 11 को लेकर के। और इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट को 10 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर लिया है। इससे पहले के वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले के वीडियो को अवश्य देख लें। और आइए आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 11वें नंबर सेट को। आप लोगों का लगातार कमेंट था कि सर रेगुलर सेट प्रैक्टिस आप करवाइए, आपका सेट अच्छा रहता है। तो मैं इस प्रयास में लगा हुआ था और मैंने अपने कार्य को बढ़ाया है और भी लोगों को अपने टीम में जोड़ने का काम किया है। तो अब लगभग रोज़ एक सेट आपको मिल जाया करेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और जो कुछ भी चले बने, जो कुछ भी समझ में आए ना, कुछ भी कमेंट कर दिया कीजिए। आपका कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और फिर रिप्लाई में एक एक बात पर देता हूँ, एक एक कमेंट पर देता हूँ। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या परेशानी भी चल रहा हो ना, तो आप अपने परेशानी को भी हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी परेशानी को लेकर के भी मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो आइए चलते हैं बिना देरी के प्रश्न पर। यहाँ पर पहला 31 नंबर प्रश्न है। एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं पर हो तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ूंगा सही सही। यदि एक व्यक्ति को निकाल दिया जाता है तो औसत 15 वर्ष हो जाता है। निकाले गए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो व्यक्ति को निकाला गया उसकी आयु ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान प्रश्न है। 6 व्यक्ति की औसत आयु, तो कुल मिला करके कितना हो जाएगा 6 का आयु का योग? तो 6 गुना 20 हो जाएगा। 6 गुना 20 का मतलब कितना हो गया? 120 हो गया। एक बाहर चला गया तो कितना सदस्य बचा? 5 बचा। और 5 बचने के बाद क्या हुआ कि अब औसत आयु कितनी होगा? 5 गुना 15 बराबर कितना हुआ? 75। तो ये जो डिफरेंस 120 और 75 में जो आया है ना, उसी व्यक्ति को जाने से आया है। तो 120 में से आप 75 घटाएंगे तो कितना होगा? 45। तो ये विकल्प ए जो है वो 45 उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एक 6 सेंटीमीटर लंबे जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो व्यास की लंबाई ज्ञात करें। यह भी एक आसान सा प्रश्न है। जैसे कि एक वृत्त हम बना लेते हैं और इसकी जीवा कितनी है? यह 6 सेंटीमीटर है और केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? केंद्र से इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर की है। 6 सेंटीमीटर होने का मतलब है इस तरफ भी 3 और इस तरफ भी 3। ठीक है, अब आपको यदि त्रिज्या पूछें तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कि यदि O है, ये A है, इसको B मान लें और इस बिंदु को N कर दें। ठीक है, तो त्रिभुज OAN में एक भुजा 4 है। सबसे पहले तो जाने कि OAN जो है एक समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर होता है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, तो ये हो जाता है 5। वैसे भी आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस में होंगे तो आपको याद हो गया होगा कि जो आधार, लंब और कर्ण का रिलेशन होता है 3 4 5 के रिलेशन में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको विकल्प ए में ही रखा हुआ है 5, तो आप फट से इसको उत्तर ले लेंगे, लेकिन होगा क्या? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या निकला है। पूछा क्या है? व्यास। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चूँकि जो निकाल रहे थे हम लोग वो त्रिज्या निकला था R बराबर, और पूछ क्या रहा है? व्यास D बराबर होता है 2R। ठीक है, तो 2 गुना 5 बराबर 10। उत्तर क्या हो गया? विकल्प बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। एक परीक्षार्थी ने, ठीक है, एक परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में, फिर से पढ़ देता हूँ। एक परीक्षा में एक छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। यदि उत्तीर्णता प्रतिशत यानी पास होने का प्रतिशत 40% है तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? तो यह भी आसान प्रश्न है। जैसे कि आपने ही 40 नंबर लाया, लेकिन अभी भी आपका और नंबर चाहिए था, पास नहीं हुए। कितना चाहिए? तो 20% और चाहिए था। ठीक है, पास होने के लिए 20% और चाहिए था। पास होने के लिए टोटल कितना चाहिए? तो टोटल 40% चाहिए। तो एक बात यहाँ से सोचिए ना कि 40% चाहिए था
और आपने 20% लाना, मतलब 20% नहीं ला सके, तो लाए कितना, 20% आपने लाया, 20% नहीं लाया, दोनों मिला करके हो गया 40%। यानी 20% बराबर यदि 40 नंबर है तो 20 पंचे 100 और 40 पंचे 200, तो 20 को 5 से गुना करेंगे तो 100 पूरेगा। 100% पूछ रहा है आपसे। परीक्षा का अधिकतम मार्क जो होता है, अधिकतम अंक जो होता है वह 100% के बराबर होता है। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। तो इस 40 में भी 5 से गुना कर दीजिए तो हो जाता है 200 अंक। यानी परीक्षा का जो मैक्सिमम नंबर है, अंक है, वो 200 है। ठीक है, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, ये 200 है। आइए इसके बाद चलते हैं 34 पर। ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकता है यदि ए बी से 40% कम कुशल है। देखिए ए है और ये बी है। यदि 40% कम कुशल है, इसका मतलब है कि इसको यदि आप 100 मानेंगे ना तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि ये 40% कम कुशल है। इसको यदि आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। तो ये इफिशियंसी बता रहा है, ए की जो क्षमता, इफिशियंसी का हिंदी हुआ क्षमता। तो ए की क्षमता 3 यूनिट की, बी की क्षमता 5 यूनिट की। 5 और 3 दोनों मिल करके 8 यूनिट की क्षमता से काम करता है तो 50 दिन लगता है। 1 यूनिट की क्षमता से करेंगे तो कितना लग जाएगा, 50 गुना 8 दिन लग जाएगा। ये टोटल वर्क को शो कर रहा है। कुल हमारे पास कितना है, 50/8 काम। तो इतना काम नहीं करना है, कितना काम करना है, इसका 60%। 60% का यदि आप भिन्न में लेंगे ना तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100, फिर से 3/5 हो जाता है। इतना ही काम आपको करना है। टोटल काम इतना है, इसका 3/5 भाग काम करना है। और काम किससे करवाएंगे, ए से। तो ए की क्षमता से भाग दे देंगे। ए की क्षमता है 3 यूनिट, तो यहाँ 3 से भाग देंगे। अब इसको आप कटाइए। जब आप कटाएंगे तो ये 3 से 3 कटेगा, 5 से 10 बार में 50 कटेगा और 10 8 80। विकल्प ए में है आपका 80। तो ए को अकेला 60% कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, 80 दिन लगेगा। यदि आप में से किसी को भी मैथमेटिक्स के किसी प्रश्न में थोड़ी सी भी समस्या हो ना तो आप हमें कमेंट जरूर कर दें। एक विद्यार्थी के लिए भी मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। मैंने पटना में मैथमेटिक्स का काफ़ी दिन तक क्लास लिया है। मैथमेटिक्स मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक जानता हूँ और बताऊँगा तो आपको पसंद आएगा। क्योंकि सुविधाओं का अभाव है, मैं मोबाइल के स्क्रीन पर उंगली से लिख कर बनाता हूँ तो उतना साफ़ सुथरा नहीं लिख पा रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा समझने में परेशानी होती होगी। मैं कॉपी पर बना करके आपको दे दूंगा। यदि आपको आप में से किसी को भी लग रहा हो कि मुझे समझना है इस प्रश्न को तो आप कमेंट करिए, मैं प्रत्येक कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट 35 पर। एक क्षैतिज तल पर भवन के पाद से 70 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है। देखिए जैसे ये 60 डिग्री कहा ना तब भी उत्तर आ जाता है 70√3। कैसे आता है वो समझ लीजिए। देखिए इस प्रकार की बात है, इस प्रकार से। ठीक है, ये भवन की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, और कह रहा है भवन के पाद से मतलब भवन के जड़ से, ठीक है, भवन के पाद से यहाँ से लेकर के कुछ दूरी तक, यहाँ तक कहा कि 70 मीटर है। ये दूरी कितनी है, 70 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और आप जानते हैं कि ऊंचाई पूछा है, आप जानते हैं ऊंचाई, और ऊंचाई का मतलब यहाँ लंब है और ये आधार है, और लंब और आधार का रिलेशन किस में आता है, टेन थीटा में। ठीक है, ये समझा रहा हूँ अभी मैं, तो टेन थीटा में। और आपको एक दिया हुआ दूसरा पूछ रहा है। अब आप 60 डिग्री, टेन थीटा में 60 डिग्री का मान आपको याद हो मुझे लग रहा है, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा। टेन थीटा में 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और नीचे नहीं कुछ तो 1। और टेन थीटा बराबर आपसे पूछेंगे तो कहेंगे लंब बटे आधार, करने का मतलब इसका मान √3 के बराबर है और इसका मान 1 के बराबर है। तो 1 के वैल्यू के बराबर कितना मान दिया हुआ है, 70। तो 1 यूनिट बराबर 70 मीटर, तो √3 बराबर कितना, तो 70√3 मीटर। तो ये विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। आप जानिए दो बातें यहाँ से जानना है, गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। ये आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ कि गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। तो देखिए सबसे पहले शुरू में लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2 गुना 3, यानी ये हो गया 5 पर पावर 6, ठीक है। और यदि अब इसको करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 पर पावर 2, यानी 25 को लिखेंगे 5 पर पावर 2 और फिर से गुना 2, यानी यहाँ पर कितना है भाग में 5 पर पावर 4। तो भाग में पावर घटता है तो सीधा सीधे यहाँ पर कर देता हूँ 6 - 4, भाग में पावर घट गया, ठीक है। तो इतना क्रिया मैंने कर लिया है, 5 पर पावर 6 - 4, इतना क्रिया समाप्त हो गया। अब इसको ब्रैकेट लेकर के ये जो बीच में गुना है गुना दे देता हूँ। 42 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, चूँकि ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर की क्रिया पहले कर लेंगे। और 36 में यदि 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 × 6 = 36। अब देखिए 5 पर पावर 6 - 4, तो बचता क्या है 5 पर पावर 2 और गुना 6, यानी 25 × 6 = 150, 150 विकल्प से यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर। एक बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और लंबाई 160 सेंटीमीटर है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर मैथमेटिक्स कह रहे हैं कि आप हमने पटना में पढ़ाया है, आपको जीके भी ठीक ठाक ही आता है, तो ऐसा कैसे। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप लंबे समय तक पढ़ाई में समय गंवाते हैं ना, तो आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाता है मिला जुला कर। मैंने बीपीएससी, ये टीचर वाला बीपीएससी नहीं, मुख्य बीपीएससी जो है उसकी मैंने काफ़ी दिन तक तैयारी की है। ये दुर्भाग्य था मेरा कि नहीं हो पाया, लेकिन मैंने तैयारी काफ़ी दिन तक किया और उसकी तैयारी के कारण, लगे रहने के कारण जीके भी मेरा ठीक ठाक हो गया। और मैंने मैथमेटिक्स का काफ़ी दिन पटना में क्लास लिया, इसलिए मेरा मैथ भी ठीक ठाक है। आप लोगों को लगता भी होगा, मुझे लग रहा है। खैर जो भी हो, आइए चलते हैं। तो एक बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है, जिसमें कि उसके त्रिज्या 40 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई या लंबाई जो भी है वो 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोनों सूत्र आपको याद रहना चाहिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr और फिर h + r, ठीक है। और उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिर्फ 2π और r। तो यहाँ से 2πr और 2πr, यहाँ पर h छूट रहा है, यहाँ पर क्या होगा 2πrh, ठीक है। तो ये 2πr और 2πr कैंसिल हो गया, बचा कितना h + r और अनुपात के बाद बचा h + r, यानी 40 + 160 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200। और h कितना है, लंबाई है यहाँ पर, तो 160। अब आप इसको कटाएंगे तो 40 × 5 = 200 और 40 × 4 = 160, यानी 5:4 विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 क्या कहता है कि एक व्यक्ति अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में कुल 5 घंटे समय लेता है। नाव की गति धारा की गति से 3 गुना है। नाव की गति धारा की गति से क्या है, 3 गुना है। अब सोचिए कि यदि नाव की गति धारा की गति से 3 गुना है, तो मान लेते हैं कि धारा की गति x है, तो नाव की गति कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और ये हो गया धारा के अनुकूल चाल, और कितना किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर, और इतना ही वापस आता है, यानी 15 वापस आएगा। और धारा के प्रतिकूल चलेगा तो क्या हो जाएगा 3x - x। और देखिए ये दूरी और बटे चाल, और ऊपर फिर से दूरी और बटे चाल, और दूरी बटे चाल बराबर होता है समय। दोनों समय मिला देंगे तो कुल मिला करके 5 घंटा समय लगता है। अब सोचिए कि यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा 2x, तो 4x और 2x का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4x, ठीक है। तो 4x यहाँ है, ये है 4x यहाँ है, तो यहाँ का हो जाएगा आपका 15, और यहाँ पर है 2x, तो 2x को 2 बार पढ़ेंगे तो 4x होगा, तो 15 को भी 2 बार पढ़ दीजिए, तो यहाँ हो गया 30 और यहाँ पर हो गया 5। यदि आप मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, यदि आप x को उधर लेते जाएं और 5 को यहाँ पर लेते आएँ तो ऐसा हो जाएगा
30 और 15 कितना हो जाएगा 45, और बटे में हो जाएगा 4 पंचे 20। 45 में जब आप 20 से भाग देंगे ना तो क्या उत्तर आएगा, ये उत्तर हो जाएगा आपका 2.25। तो जिस भी विकल्प में 2.25 आता है वो आपका उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर हम विकल्प देखते हैं, विकल्प ए जो है अपना 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा आपके धारा की गति है, और एक हमने धारा ही माना था तो धारा की गति हमको प्राप्त हो गया 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आइए चलते हैं अब हम लोग जीके पर। तो यहाँ से जीके की शुरुआत होती है और बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसने न्यू लैब्स ऑफ ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की एक व्यवस्थित आलोचना की है? तो यह आलोचना अरविंद घोष ने किया था। यदि आप गरम दल की बात करें तो लाल बाल पाल के अलावा उन लोगों के गुरु के रूप में अरविंदो घोष भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, अरविंद घोष भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों एक ही व्यक्ति है। तो अरविंदो घोष ही थे जो उन लोगों के लिए गुरु के रूप में उन लोगों के साथ शामिल थे। उन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो है एक पुस्तक लिखी थी, और इस न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक में निष्क्रिय विरोध या निष्क्रिय प्रतिरोध की बात जो है उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक में अरविंदो घोष ने क्या किया था, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, उनकी एक और पुस्तक थी सावित्री, अरविंद घोष की एक और पुस्तक है, क्या नाम है, सावित्री। और इस सावित्री पुस्तक में उन्होंने भारत को भारत माता कहा है, ये याद रखेंगे। अरविंद घोष की किस पुस्तक में उन्होंने भारत को भारत माता का है, तो अरविंदो घोष की एक पुस्तक है सावित्री नाम है। ठीक है, और इस सावित्री पुस्तक नामक पुस्तक में ही उन्होंने भारत को भारत माता कहा है। तो ये 2-3 बात आप याद रखेंगे। और भी एक बात आपको बता देता हूँ कि अरविंदो घोष को भारतीय अतिवाद का पिता कहते हैं। भारतीय अतिवाद का पिता किसको कहेंगे, अरविंदो घोष को। भारतीय अतिवाद के पिता किसको कहेंगे, अरविंदो घोष को। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। विकल्प की यदि चर्चा मैं यहाँ पर करूँ तो विकल्प में मैं आपको बता दूँ कि सर सैयद अहमद का, जिन्होंने कि मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, 1875 में ये स्थापना होता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, और यदि रमेश चंद्र दत्त RC दत्त की चर्चा करूं तो यह 1899 में जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता जो है रमेश चंद्र दत्त ने की थी। तो इसको भी याद आप कर सकते हैं कि रमेश चंद्र दत्त ने, RC दत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1899 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित है? तो बिहार के शेख भिखारी का संबंध 1857 की क्रांति से है। बिहार के शेख भिखारी 1857 की क्रांति में जो है बिहार से एक योद्धा के रूप में उन्होंने 1857 की क्रांति में भूमिका अदा की थी। 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग जानते हैं कि 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील की दूरी में मेरठ पड़ता है, और यही मेरठ से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो ये प्रश्न आप लोगों को बहुत परेशान करता है कि यदि पूछ देता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कभी कभी लगता है कि बैरकपुर छावनी से हुई थी। बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, लेकिन नहीं, बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत नहीं होती है। हाँ, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने हीरोज और बाज नामक 2 अंग्रेज सिपाही को जो है उन्होंने मार दिया था। कारण क्या था कि ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाया गया था, जिसमें चर्बी वाले कारतूस को जो है कि उसमें भरकर, दांत से खींचकर उसमें भरकर छोड़ना पड़ता था। और सिपाहियों के बीच ऐसी अफवाह फैल गई थी कि यह जो चर्बी, जो दांत से खींचकर कारतूस को भरना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो वह चमड़े की बनी हुई थी। और ऐसी अफवाह थी कि ये जो कारतूस का कवर है वह चमड़े की बनी हुई, इसमें सूअर और गाय की चर्बी के मांस से, चर्बी से मिल करके बना हुआ है।
तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि विद्रोह की शुरुआत होता है मेरठ उत्तर प्रदेश से, और मंगल पांडे वाला जो कांड है ये बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से होता है। दोनों अलग अलग बात है। यहाँ पर हीरोज और बाज दो कर्नल को जो है, दो उच्च अधिकारी को मंगल पांडे ने मार दिया था। आइए फिर चलते हैं नील आंदोलन। नील आंदोलन के बारे में भी आप लोगों को मालूम है कि नील आंदोलन जो है कि यह पश्चिम बंगाल में हुआ था, और दीनबंधु मित्र की जो पुस्तक है, नाटक है नील दर्पण, उसमें नील विद्रोह पर आधारित ही यह नाटक है दीनबंधु मित्र। यह पूछा जा सकता है कि नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। और यह किस पर आधारित है? बंगाल में हुए नील विद्रोह पर आधारित है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप लोग कैसे भुला सकते हैं? 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना होते हैं, और फिर 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुँचे और नमक बना करके नमक कानून का विरोध किया, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये तो आप जानते ही हैं। आइए चलते हैं 41 पर। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य लय नीति यानी राज्य हड़प नीति जिसको बोलते हैं, राज्य विलय नीति जिसको बोलते हैं, के तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया था? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नागपुर, झांसी, संबलपुर, इस तीनों में से किसी को सबसे पहला जो मिलाया गया था सतारा को मिलाया गया था। सबसे पहले किसको मिलाया गया था? सतारा को। सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था 1848 में, ठीक है। उसके बाद बुंदेलखंड को और संबलपुर को, बुंदेलखंड और संबलपुर को, ठीक है, बुंदेलखंड और संबलपुर को 1849 में मिलाया गया। उसके बाद बघाट को, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, 1850 में, फिर उदयपुर को 1852 में, फिर झांसी आपका यहाँ दिया हुआ है, झांसी को 1853 में, और नागपुर को 1854 में मिलाया गया था। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले किसको मिलाया था? सतारा को। सतारा आप कभी नहीं भूलेंगे। 1848 ईस्वी भी याद रखेंगे, और आपको यह भी याद रखना है कि सबसे पहले हड़प नीति के द्वारा सतारा को मिलाया गया था। 42 में है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो अभिनव भारत का संगठन जो है ये बीडी सावरकर और उसके बड़े भाई जो है गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर तैयार किया था। कब किया था? 1904 में, ठीक है। तो अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन जो है किसने? बीडी सावरकर और उसके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में स्थापित किया था। और हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था, 1915 में किया था। और बीडी सावरकर 1937 से लेकर के 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? तो कम्युनल अवार्ड जो है ये किसने प्रस्तुत किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसी कम्युनल अवार्ड के कह सकते हैं कि बाद गांधी और इरविन के बीच पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है। तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की थी? 1932 में। इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। इसको पूना पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। पूना पैक्ट भी 1932 में ही हुआ था। आइए चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पर। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बम फेंकने वाला कौन था? तो रास बिहारी बोस थे, ठीक है। जब दिल्ली को 1911 में राजधानी का बनने का घोषणा हुआ, उसके बाद 1912 में वो राजधानी बनकर तैयार हो गया था और राजधानी में प्रवेश कर रहे थे। तो जैसे चांदनी चौक के पास उसका यात्रा पहुंचता है, रथ यात्रा पहुंचता है, 23 दिसंबर 1912 का दिन होता है, और जुलूस जब चांदनी चौक के पास पहुंचता है तो रास बिहारी बोस क्या करते हैं कि उस पर बम फेंक देते हैं। इसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं, या हार्डिंग बम केस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग मरे नहीं थे, वो घायल हो गए थे, और उसका जो सिपाही लोग था वो 1-2 पीस मर गए थे। तो इस प्रकार से याद रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पर।
भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? आप लोगों को सीधा पहला समाचार पत्र पूछ दे तो आप लोग कह देंगे बंगाल गजट। देखिए ऑप्शन ए में ही रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पहला समाचार पत्र नहीं पूछा गया है, पहला हिंदी समाचार पत्र पूछा गया है। तो पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ये उदंत मार्तंड था। ठीक है, पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड था। ये उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में। जबकि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जो था, पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट जो था ये 1780 में ही प्रकाशित हुआ था। तो दोनों बात याद रखेंगे। अच्छा, बंगाल गजट भी साप्ताहिक पत्रिका था और उदंत मार्तंड भी जो था यह भी साप्ताहिक पत्रिका था। दोनों कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था। और उदंत मार्तंड के साथ एक चीज़ और भी है कि साप्ताहिक था, लेकिन यह प्रत्येक मंगलवार को ही प्रकाशित होता था। अब सोम प्रकाश की बात कर लेते हैं। सोम प्रकाश जो है इसके प्रकाशक जो थे, संपादक जो थे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। ठीक है, और उदंत मार्तंड का भी आपको प्रकाशक या संपादक याद रखना है कि जुगल किशोर शुक्ला जो है ये उदंत मार्तंड के संपादक थे। और बंगाल गजट का भी आप लोग जानते होंगे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संपादक थे। तो तीनों का संपादक आपको याद रखना है, बंगाल गजट का जेम्स ऑगस्टस हिक्की, सोम प्रकाश का ईश्वरचंद्र विद्यासागर और उदंत मार्तंड का जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, सोम प्रकाश के बारे में और भी एक बात याद रखना है आपको कि जब लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था तो उससे प्रतिबंध होने वाला जो समाचार पत्र था वह सोम प्रकाश ही था। ठीक है, वो लाया था अमृत बाजार पत्रिका को प्रतिबंधित करने के लिए, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर लिया गया था। मजबूरन में अमृत बाजार पत्रिका पर प्रतिबंध नहीं लगाकर सोम प्रकाश पर लगाना पड़ा। अब अमृत बाजार पत्रिका की बात आई है तो अमृत बाजार पत्रिका का जो संपादक है वह शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये दोनों अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आया था? तो भारत में सबसे पहले कौन आया था ये आपसे पूछा गया है। अलबरूनी, फाहियान, हुएनसांग, मेगास्थनीज, अब्दुल रज्जाक। इसमें से सबसे पहले केवलपुर यानी मेगास्थनीज जो है सबसे पहले भारत आया था। मेगास्थनी 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत आया था। तो मेगास्थनीज भारत किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिनका नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज पूछा जा सकता है कि इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका है। मेगास्थनीज जो है वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब एक एक करके सभी को जान लेते हैं। अलबरूनी जो है ये उज्बेकिस्तान से आया था और ये 1017 ईस्वी में भारत आया था पहली बार मोहम्मद गजनवी के साथ। और अलबरूनी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है किताबुल हिंद। कभी भी पूछा जा सकता है कि किताबुल हिंद की रचना किसने की, तो हो जाएगा अलबरूनी। ठीक है, और ये किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। फाहियान और हुएनसांग तो आप लोग जानते ही हैं। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में 5वीं सदी में भारत आया था और हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हुएनसांग के बारे में आप जानिए कि यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि, नीति पंडित, ये सब जो है हुएनसांग को कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी सीयू की। ठीक है, तो सीयू की पुस्तक में इन्होंने भारत आने की यात्रा का वर्णन किया है। मेगास्थनीज तो आप लोग जान ही लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। और अब्दुल रज्जाक की जहाँ तक बात आती है तो अब्दुल रज्जाक जो है भारत देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देवराय द्वितीय जो है वह संगम काल का एक महान शासक था और यह विजयनगर साम्राज्य में 1440 ईस्वी में भारत आया था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान अंडाशय द्वारा स्रावित होता है? तो गर्भावस्था के दौरान जो केवल अंडाशय द्वारा स्रावित होता है वो है रिलैक्सिन। एक्चुअली रिलैक्सिन का काम क्या है कि यह हार्मोन गर्भाशय में मांसपेशियों को
शिथिल करता है और गर्भाशय ग्रीवा यानी गर्भाशय की आंतरिक दीवार को जो है फैलाने में मदद करता है, ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके, बच्चे का जन्म आसानी से सुविधापूर्वक हो सके। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान अंडाशय से स्रावित होता है? ये रिलैक्सिन होता है। अब एक है आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है? एक्चुअली प्रोलैक्टिन दूध स्राव की अनुमति देता है। ठीक है, जब कोई बच्चा माँ का दूध ग्रहण करना चाहता है, स्तनपान करता है, तो जब बच्चा माँ के स्तन में मुंह लगाता है तो उसी टाइम जो है प्रोलैक्टिन स्रावित होने लगता है, यूँ ही स्रावित नहीं होता है। तो इसको स्तनपान हार्मोन भी कहा जाता है, प्रोलैक्टिन को। उसके बाद ऑक्सीटोसिन की भी बात कर लेता हूँ। ऑक्सीटोसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, लव हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को। यह ऑक्सीटोसिन स्रावित कहाँ से होता है या बनता कहाँ से है? तो यह हाइपोथैलेमस में बनता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ बनता है, कहाँ उत्पन्न होता है? हाइपोथैलेमस में। और यह हार्मोन यौन प्रजनन, सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म और उसके बाद होने वाले मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इतनी सी बातें आप हार्मोन से रिलेटेड याद रखेंगे। आइए चलते हैं 48 पर। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। एक्चुअली फल बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो पुमंग से परागकण वर्तिकाग्र तक के जाना और वर्तिकाग्र से फिर अंडाशय तक जा करके अंडाशय से जो है कि संयोग करके भ्रूण बनता है और भ्रूण धीरे धीरे वो जायगोट का रूप लेता है, जायगोट धीरे धीरे बीज का रूप ले लेता है और बीज से फिर वो फल बन जाता है। तो ये फल बनने की सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब फल उत्पन्न को निषेचन के बिना ही कर दिया जाए, यानी फल जो बनने की प्रक्रिया है उसमें निषेचन ना हो और फल बन जाए, चाहे प्रकृति रूप से हो या कृत्रिम रूप से भी हो, जिस रूप से भी हो, तो इस क्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्न में से शरीर के किस हिस्से में टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट, इसको जानिए कि लिम्फोसाइट का सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि काम क्या है। तो लिम्फोसाइट का काम होता है प्रतिजन की पहचान करना। प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन को अंग्रेजी में एंटीजन कहते हैं। एंटीजन, प्रतिजन। प्रतिजन को आप विष भी समझ सकते हैं। विष मतलब चाह नहीं, विष का मतलब जहर। तो प्रतिजन को आप जहर भी कह सकते हैं, एंटीजन को जहर भी कह सकते हैं। वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसको हम लोग एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। तो उसकी पहचान कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। एक्चुअली हमारे शरीर में प्रतिरोधकता बनाने के लिए रक्त में मौजूद WBC प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने का काम करता है। और यह WBC जो है 5 प्रकार के इसमें आवश्यक कण मौजूद होते हैं। तो वो 5 प्रकार के कण हैं: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इशिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यहाँ पर लिम्फोसाइट की बात चल रही है। तो लिम्फोसाइट जो है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। किस किस आधार पर 2 प्रकार से? इसके बनने और परिपक्व होने के हिसाब से। एक्चुअली हमारा जो छाती की हड्डी है, जिसको पसली कहते हैं, बीचों बीच जुड़ता है और जो जुड़ता है, इस जुड़ने के स्थान को उरोस्थी कहते हैं और इसके ठीक नीचे थाइमस पाया जाता है। ठीक है, और टी फॉर थाइमस। थाइमस को कैसे लिखेंगे? टी से शुरुआत करेंगे। तो टी में बनने वाला, डेवलप होने वाला जो लिम्फोसाइट होता है उसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। थाइमस में बनने वाले लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट। दूसरा एक और प्रकार का लिम्फोसाइट होता है जो बोन मैरो में बनता है। तो बोन मैरो में बनने वाले, बी से शुरू होगा बोन मैरो, तो बोन मैरो में बनने वाले लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे कि लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम है प्रतिजन की पहचान करना और ये लिम्फोसाइट थाइमस में बनता है, टी लिम्फोसाइट कहेंगे। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनता है। आइए उसके बाद चलते हैं 50 पर। उस अवयव की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि ज़ैंथोफिल भी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा को रोकने में मदद करता है और कैरोटीनॉइड भी जो है यह भी प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। दोनों ही क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी आप खुद के बारे में बता देना चाहता हूँ। जब बायोलॉजी आता है ना तो मुझे ज़्यादा ही मन लगता है। क्यों?
आप लोगों को लगेगा कि सर आप मैथ भी कहते हैं, जीके भी कहते हैं, बायोलॉजी भी में भी कुछ से कुछ बोलने लगे। कुछ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो वाजिब है, जो हकीकत है, जो सच है वही मैं बताता हूँ। कुछ से कुछ बोल कर क्या फ़ायदा है। तो मेरा चूँकि ऑनर्स बायोलॉजी रहा है, तो बायोलॉजी में मेरी थोड़ी रुचि एक्स्ट्रा ही है। इसी कारण से बायोलॉजी का जब जब भी प्रश्न आता है तो मेरी इच्छा होती है कि मैं कुछ ज़्यादा डिटेल करा दूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा काट कर छोटा बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो क्लोरोफिल और उसका सहायक पिगमेंट्स जो होता है, जिसको रंग द्रव्य हिंदी में बोलते हैं, तो क्लोरोफिल और उसका सहायक पिगमेंट्स, यानी क्लोरोफिल का सहायक पिगमेंट्स, ये ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉयड है। और ये दोनों प्रकाश को अवशोषित करता है, प्रकाश को रोकता है, प्रकाश को रोकने में मदद करता है। कैरोटीनॉयड्स जो है ये समृद्ध रंग के अणु होते हैं। कई पौधों में पीले, नारंगी और लाल रंगों के स्रोत जो है यह कैरोटीनॉयड ही होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि यह दोनों विकल्प सही हो रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है कि उत्तर विकल्प डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए चलते हैं 51 पर। यहाँ पर यह डिलीट होना चाहिए था, रह गया है। पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं। पाचक एंजाइम का मतलब होता है घुला देने, पचा देने जैसा कोई एंजाइम। तो आप लोग जानते हैं कि लाइसोसोम में एक विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, प्रोटीन एंजाइम होता है। और यह प्रोटीन जो होता है ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड, अन्य टाइप के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आदि को तोड़कर घुला देने की क्षमता रखता है। घुला देने का मतलब है पचा देने से, ठीक है। तो इस पचा देने से क्या होता है कि वो सब घुल मिलकर सब एक बन जाएगा, सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो गया, जो खुद के अस्तित्व को समाप्त कर देता उसको सुसाइड बोलते हैं। तो इसी कारण से कोशिका का जो है सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। तो पाचक एंजाइम किस में विद्यमान होते हैं, तो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम विद्यमान होते हैं। इसको हिंदी में लयनकाय बोलते हैं, हिंदी में लयनकाय बोलते हैं लाइसोसोम को। और यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि डी डुबे ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी लाइसोसोम की खोज, डी डुबे ने किया था, ठीक है। और इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट है, बंधों में कौन सा सबसे कमज़ोर प्रकृति का होता है। बंध यानी बॉन्ड जो इसको बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड, वो कौन सा बॉन्ड जो है सबसे कमज़ोर होता है, एकल बंध, द्विबंध या हाइड्रोजन बंध। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे कमज़ोर बंध जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सबसे कमज़ोर। और इससे थोड़ा मजबूत एकल बंध, ठीक है, उससे थोड़ा मजबूत द्विबंध, और उससे सबसे ज़्यादा मजबूत वो त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड हुआ, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, और हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमज़ोर। तो ट्रिपल सबसे मजबूत, डबल उससे कमज़ोर, एकल उससे कमज़ोर, और हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमज़ोर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। मक्खन बनने के लिए निम्नलिखित में से किस पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। तो मक्खन बनने के लिए जो है अपकेंद्रीकरण जो है पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली होता यह है कि अपकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि भारी यानी सघन कण जो है बलपूर्वक नीचे की ओर होता है, और हल्के कण जो है वह तेजी से घूमने के कारण ऊपर उठ जाता है, शीर्ष पर आ जाता है। इससे पता चलता है कि दूध और क्रीम दोनों भले ही एक साथ मिला हुआ होता है, लेकिन जब उसको तेज़ी से घुमाया जाता है तो क्रीम जो होता है इसका घनत्व जो है वह कम होने के कारण वह ऊपर आकर के तैरने लगता है, ठीक है। तो क्रीम का घनत्व कम और दूध का घनत्व ज़्यादा होता है। आसवन विधि जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, चीनी बनने की प्रक्रिया भी क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है। गुड़ बनने की प्रक्रिया भी, जब कोई तरल गर्म करते 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 दानेदार रवादार हो जाता है तो उसी को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और आसवन विधि क्या है ना, आसवन विधि में क्या होता है कि वाष्पीकरण भी होता है और संघनन भी होता है। जैसे गर्म कर रहे हैं तो वाष्प भी उड़ रहा है, और फिर यह ठंडा हो करके बूंद बूंद करके जम कर बाहर निकलता है। शराब जो बनाया जाता है ना, तो वो इसी आसवन विधि के द्वारा बनाया जाता है। वाष्पीकरण भी इसमें होता है और संघनन भी होता है। जब वाष्पीकरण और संघनन दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलता है तो इसी को आसवन कहते हैं। नेक्स्ट 54, जब नमक को पानी में डाला जाता है तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो जब नमक को पानी में डाला जाता है तो उसका क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। अब आप लोगों को लगता होगा कि क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक एक ताप है, ठीक ना, वह तापमान जिस पर पानी अपनी अवस्था को
द्रव से वाष्प में बदल ले। जैसे पानी क्या है, द्रव है, तो धीरे धीरे यदि वाष्प हो जाएगा तो कुछ ताप देने के बाद ही यह होगा। तो जिस ताप पर द्रव वाष्प में परिणत हो जाएगा वही ताप क्वथनांक कहलाता है। तो जल के लिए जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और नमक को जब पानी में डालते हैं यही क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और हिमांक क्या होता है, हिमांक एक्चुअली क्या होता है कि द्रव से जो है बर्फ में परिवर्तन होने को हिमांक बोलते हैं। जैसे कि पानी है, फ्रिज में डाल दिए, वह बर्फ बन गया। तो जब वह ताप जिस पर कोई द्रव बर्फ में बदल जाए उसको क्या बोलेंगे कि हिमांक कहेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस या मुक्ता भस्म कहा जाता है? तो K2CO3 को पर्ल एस या मुक्ता भस्म के नाम से जानते हैं। K2CO3 को पढ़ेंगे क्या, इसका रासायनिक नाम क्या हुआ? तो पोटेशियम कार्बोनेट। K2CO3 को क्या बोलेंगे? पोटेशियम कार्बोनेट। ए नंबर विकल्प यदि आप देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसको साधारण नाम कहें या व्यापारिक नाम कहें, इसको धोबन सोडा बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। और दूसरा NaHCO3, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट रासायनिक नाम पढ़ते हैं। NaHCO3 को सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। तो ये तीनों बातों को ध्यान रखेंगे, तीनों काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है। आइए चलते हैं 56 पर। भारत का प्रथम डाक पार्क के रूप में किस टाइगर रिजर्व को चिन्हित किया गया है? तो भारत का प्रथम डार्क पार्क के रूप में पेंच टाइगर रिजर्व को चिन्हित किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो भारत का प्रथम डार्क पार्क के रूप में पेंच टाइगर रिजर्व को चिन्हित किया गया है, यह हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद विकल्प को भी याद रखना है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। आइए नेक्स्ट है 57। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है यह बिहार में स्थित है। अनुपम झील कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। सुखना झील कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है, चंडीगढ़ के आसपास है, हरियाणा में है। सुखना झील कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के चंडीगढ़ के आसपास है। और कामा झील कहाँ है? कामा झील रूस में है। अब आप लोगों को लगता है कि अनुपम झील बिहार में कहाँ भाई? तो अनुपम झील जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। अनुपम झील कहाँ है? बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, यानी बेसिक जो नीड्स है वो नहीं है। तो उद्योग जो होता है ना वो बेसिक नीड्स नहीं होता है मानव का। बेसिक नीड्स क्या होगा? बेसिक नीड्स के रूप में हम लोग जानते हैं कि भोजन, वस्त्र और आवास होता है। वस्त्र होता है लेकिन उद्योग नहीं होता है, चाहे वस्त्र उद्योग है या अन्य कोई भी प्रकार का उद्योग है। कृषि कार्य बेसिक नीड्स है, कृषि भी है और गृह कार्य भी है, ये बेसिक नीड्स है। लेकिन उद्योग से रिलेटेड काम जो है, चाहे वस्त्र उद्योग है या अन्य कोई उद्योग हो, वो बेसिक नीड्स नहीं है। पवन के निक्षेपण को क्या कहते हैं? पवन के निक्षेपण को लोयस या चिकनी मिट्टी कहते हैं। पवन जब वायु के द्वारा उड़ उड़कर जमते एक नया आकृति का एक स्थलाकृति तैयार होता है, तो इस नए प्रकार की स्थलाकृति का नाम होता है लोयस या चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो पवन के द्वारा जो निक्षेपण बनता है उसको लोयस या चिकनी मिट्टी कहते हैं। 60 शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाले जलवायु प्रकार को क्या कहते हैं? जलवायु के प्रकार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समशीतोष्ण समुद्री जलवायु। शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीप के पश्चिम भाग में पाए जाने वाले जलवायु के प्रकार को क्या कहते हैं? तो समशीतोष्ण समुद्री जलवायु कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं 61 पर। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करने पर क्या नुकसान है? तो यदि आप प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग करेंगे तो विकल्प ए है संसाधन समय से पहले खत्म हो जाएगा। ये सही लग रहा है। बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकेगा। ये भी सही है कि यदि आप प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे तो जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है तो सभी लोगों की ज़रूरत पूरा नहीं होने लगेगा। हम लोग पानी ही देख रहे हैं कि इसका बहुत दुरुपयोग करते हैं और अभी के समय में ही
पानी की कितनी किल्लतें होने लगी हैं। 20 साल के बाद लोगों को ठीक से पानी अपने यहाँ भी नहीं मिलने लगेगा। तीसरा है हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जब हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, जंगलों की कटाई करेंगे, पहाड़ों को तोड़कर घर बनाएंगे, नदी से बालू को निकाल लेंगे, ज़मीन से पानी निकाल करके सिंचाई करेंगे और बहाएंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारी पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी जो है कि सही है। क्या दुरुपयोग से क्या नुकसान होगा, ये भी सभी नुकसान है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। प्राकृतिक संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना, उसका रख रखाव करना अच्छे तरीके से। प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य वृक्षों की कटाई या वनों को हटाना तो नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, वंशागत जैव विविधता का संरक्षण, यानी वंशागत जैव विविधता जो है इसका संरक्षण करना, इसको नष्ट नहीं होने देना, बचा कर रखने को संरक्षण होता है कहते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्य गीत घोषित किए गए गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन हैं, तो बांग्लार माटी बांग्लार जल के जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हाल ही में इसको क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल का राजकीय गीत घोषित किया गया है। हाल ही में किस जानवर को किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है, तो किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, हिम तेंदुआ को, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किर्गिस्तान ने घोषित किया गया हिम तेंदुआ को। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा घोषित संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किए जाने वाले भारत पार्क का उद्देश्य क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, VVIP। तो भारतीय वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाना, ये भारत पार्क का उद्देश्य है। तो भारतीय वस्तुओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने भारत पार्क की स्थापना किस देश में की है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए संयुक्त अरब अमीरात, UAE। कौन सा राज्य दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए तैयार है, तो मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए अपना ओडिशा जो है यह तैयार है, और यह मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने वाला दुनिया का पहला राज्य है, ये भी याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पर। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का मेजबान देश किसे बनाया गया है, तो बांग्लादेश को बनाया गया है। आप लोगों को बता दूं कि T20 पुरुष विश्व कप 2024 का आयोजन समाप्त हो चुका है। भारत ने विश्व कप T20 अपने नाम कर लिया है, वेस्ट इंडीज को 7 रनों से पराजित किया है। इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने इसी शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, और उसमें उसी पॉइंट को मैंने लिया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप करंट अफेयर्स रिलेटेड भी कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट, ये ध्यान दीजिएगा, भारतीय टूरिस्ट कौन बन गए हैं, तो ये गोपी थोटाकुरा, ठीक है, गोपी थोटाकुरा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बन गए हैं। पहले भारतीय टूरिस्ट कौन हो गया, गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय टूरिस्ट बन गए हैं। आइए चलते हैं सेकेंड लास्ट। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता 2024 में कोई और नहीं, अपना प्यारा देश भारत ही करेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, लास्ट पर। आप लोगों को मैं अंतिम में ये कहने जा रहा हूँ कि यदि आप लोग पूरा वीडियो देख चुके हैं, पसंद आया हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, भलाई का बदला भला ही मिलेगा। कभी भी अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष या कलेश बिल्कुल भी ना पालें। जितना हो सके, जितना चले बने, जितने आप सक्षम हैं, जिस रूप में आप कर पाएँ, आप सहयोग करने का सोचिए। किसी का कुछ भी नुकसान करने का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ना कुछ कर पाएँ तो आप न्यूट्रल रहने का प्रयास करें। तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, और अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने करीब के लोगों को भी वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। आप पूरा वीडियो देख लिए हैं, बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे और भी,
कितना टाइम किल करता है बीच में बहुत सारी बातों को बोल बोल कर। मेरा प्रयास रहता है कि बिल्कुल भी टाइम को ज़ाया न करूं, बर्बाद न करूं और आपके समय जो है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। आपका समय बहुत कीमती है और आपके कीमती समय को मैं कुछ से कुछ बाहर के इधर के उधर की बातें बोलकर नष्ट करना नहीं चाहता हूं। अभी जो मैं बोल रहा हूं इसमें कुछ ना कुछ मेरा व्यक्तिगत फ़ायदा हो सकता है, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए बोल रहा हूं। आइए चलते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न पर। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है कि प्रारंभ किया है। यहाँ पर देश का नाम छूट रहा है, तो हैती से, सॉरी कहाँ से, हैती एक देश है। हैती में विद्रोहियों ने सैन्य तख्ता पलट कर दिया था। तो हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है कि प्रारंभ किया है। तो ये याद रखेंगे। और ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। इसी प्रकार के अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।